बिरयानी वाला बेवकूफ़ता मेरी मासूम शक्ल पर चला गया। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसे उल्लू बनाने में। मुझे लगता है ज़्यादा दिन उसका कारोबार नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा। खैर छोड़ो, ये बताओ काशी से मुलाकात हुई तुम्हारी? सीरत किचन से 2 प्लेट में बिरयानी लेकर आई। एक प्लेट सुभान के सामने रखते हुए दूसरी प्लेट से खाते हुए वो पूछने लगी, इंस्पेक्टर बहुत लालची है, पैसे लिए बिना मुलाकात नहीं करवाता। एक दफ़ा फिर उसे पछतावे ने आन घेरा। कल स्कूल से छुट्टी करके मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, अभी तो खाना खाओ। सीरत ने खुद भी बिरयानी से इंसाफ करते हुए सुभान से कहा, जबकि वह अपने सामने इस छोटी सी लड़की को देखने लगा जो कि पूरी अम्मा बने उसे तसल्ली दे रही थी। तुम्हारे जाने से बेहतर है कि मैं खुद भी ना जाऊँ। पुलिस वाले किस किस्म के होते हैं ये तुम्हें नहीं मालूम। कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूल जाओ और अच्छे काम सीखो। वो उसको अच्छे कामों का मशवरा देते हुए खुद उसकी चोरी की लाई हुई बिरयानी खाने लगा। शायद भूख ऐसी चीज़ ही होती है। मर्जी है तुम्हारी भाई, वो कंधे झुकाकर बोली। सुभान ने उसको देखा और खुद भी चुप करके खाने में मसरूफ़ हो गया। क्या सोच रही हो? बहरोज जो बेड की ग्राउंड से टेक लगाए काफ़ी देर से केस स्टडी कर रहा था, युसरा को देखकर पूछने लगा, जो बेड पर लेटे हुए मुसलसल छत को घूर रही थी। सोच रही हूँ कभी कभी आपको भी कमी महसूस होती होगी। बेटा नहीं दे सकी मैं आपको। युसरा ने नज़रों का जाविया बदले बगैर बहरोज से कहा। रनम की पैदाइश के बाद कुछ अंदरूनी पेचीदगियों के वो दोबारा कंसीव नहीं कर सकी थी। क्या इस तरह की बातें सोचती हो युसरा? मैंने तुमसे कभी शिकवा किया या ताना दिया? फिर क्यों इस तरह का ख्याल आया तुम्हारे दिल में? बहरोज फाइल बंद करता हुआ उसे देखकर पूछने लगा। आपने कभी ताना नहीं दिया, न शिकवा किया, मगर आपने ये भी नहीं कहा कि आपको कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। युसरा बहरोज को देखते हुए कहने लगी, देखो युसरा, हर काम में ऊपर वाले की कोई ना कोई मसलियत होती है। चलो, अगर बेटे के बारे में मेरे दिल में कभी ख्याल भी आया तो मैं ये सोच कर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें साहबी औलाद रखा। बेटा नहीं है तो क्या हुआ, औलाद जैसी नेमत से महरूम तो नहीं है ना हम दोनों। तुम भी ये सब बातें सोचना छोड़ दो और रनम पर ध्यान दो बस। वो युसरा का हाथ थामे उसे प्यार से समझाने लगा। रनम पर ही रहता है मेरा ध्यान, कहीं इसे भी कोई अनम की तरह। सब आंखों में खौफ लिए युसरा ने पूरी बात बोली भी नहीं थी। बहरोज ने उसके लबों पर हाथ रख दिया। खुदा न खास्ता कैसी कैसी बातें निकाल रही हो मुँह से। हमारी कुल कायनात रनम ही तो है, उसके बारे में ऐसी बातें मत सोचो। बहरोज के बोलने पर युसरा चुप होगी। वो जानती थी बेटी खोने का जितना उसे गम था उतना बहरोज को भी है, मगर वो मर्द था, बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता था। चंद सालों पहले बहरोज ने नामी गिरामी शख्सियत को एक्सपोज किया था, जिस पर केस भी चला, मगर वो पावर की बुनियाद पर वो बाइज्जत बरी हो गया बाद में, जिसका खमियाजा बेटी की सूरत बहरोज को भुगतना पड़ा। ये जेल में सी कैटेगरी का बैरिक था, जहाँ 15 कैदियों के रहने की जगह थी, मगर वहाँ 55 कैदियों के गद्दे लगा लाइन से बिछे हुए थे। पंखे वहाँ पर मौजूद थे, मगर 8-8 घंटे लाइट का कुछ पता नहीं होता था। न पीने के लिए ठंडा साफ पानी मुयसर था। 2 वक्त के खाने के नाम पर पानी मिली पतली दाल और 3 रोटियां दी जाती। इन 3 रोटियों को महदूद दाल के साथ किसी भी तरह खाना होता, क्योंकि दाल सिर्फ एक दफ़ा मिलती। इतवार के दिन गोश्त या कोई अच्छी चीज़ दी जाती। कशान को जेल में वक्त गुजारते हुए 1 माह हो चुका था, जिसमें सिर्फ मुश्किल से 2 बार सुबह उसे मिलने आ सका था। वो कशान की हिम्मत बढ़ाता और उसे तसल्ली देता कि उसे जल्द किसी न किसी तरह यहाँ से निकाल लेगा, मगर कशान को अंदाज़ा था वह सिर्फ उसे तसल्ली दे रहा है, लिहाजा वो आराम से यहाँ 14 साल गुजारने का मंसूबा बना चुका था। कशान को दूसरे दिन ही इफ्तिखार की मौत का मालूम हो गया, मगर उसे इस बात का कोई दुख या पछतावा नहीं था। यहाँ पर उसके किसी से कोई ख़ास दोस्ती नहीं थी। वो ज़्यादातर खामोश बैठा रहता या मुशक्क़त किए हुए पैसों से जेल में मौजूद लाइब्रेरी में कोई किताब पढ़ लेता। ओए वहाँ क्या बैठा है, यहाँ पर आ। कशान अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठा हुआ था, तब उसे बाबू बशीर ने मुखातिब किया। कशान चुप करके उसे देखने लगा। बाबू बशीर 2 दिन पहले ही कत्ल के इल्ज़ाम में जेल आया था, क्योंकि यह बच्चों की जेल थी। यहाँ ज़्यादातर 10-18 साल की उम्र के बच्चे मौजूद थे, मगर बाबू बशीर 20 साल का नया मुजरिम बना था और अपनी उम्र और कत्ल का रौब वो यहाँ पर हर दूसरे कैदी पर जमा कर कभी किसी से अपने हाथ पाँव दबवा रहा होता या लाइन में लगवा कर किसी से अपने लिए खाना मंगवा रहा होता। क्या देख रहा है आंखें फाड़ के? तुझे ही बोल रहा हूँ। कशान के देखने पर वो रौबदार आवाज़ में एक दफ़ा फिर बोला, तुझे काम है ना मुझसे, तो तू यहाँ आ। किसान के बोलने पर वो एकदम उठ खड़ा हुआ। अब ये किसको बोल रहा है तू, और क्या वो बोल रहा है? बाबू बशीर चलता हुआ किसान के पास आया। मैं बात को एक दफ़ा बोलने का आदी हूँ, तो अपने कान साफ कर, फिर आकर मुझसे बात करना। किसान नडर अंदाज में उससे मुखातिब हुआ। कान तो मैं अपने बाद में साफ़ करूँगा, पहले तेरी तबीयत साफ़ कर दूँ। बोलने के साथ ही बाबू बशीर चलता हुआ कशान के पास आया, झुक कर कशान को उठाना चाहा, मगर कशान ने उसके मुंह पर लात मारी, जिससे वह दूर जा गिरा। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे पर बुरी तरह गुत्थम गुत्था हुए, जब तक 2 हवालदार ने हवालात के अंदर आकर इन दोनों को छुड़वाया, तब तक वो दोनों एक दूसरे का गिरेबान फाड़ चुके थे। दोनों के ही मुंह से खून निकल रहा था। हवालदारों ने दोनों को सजा के तौर पर लाठियों से बुरी तरह मारा। अरे रुको, तुम अपने भाई से मिलने के सिलसिले में यहाँ आए हो ना, और मिले बगैर जा रहे हो? कांस्टेबल ने सेंट्रल जेल से निकलते हुए सुभान से पूछा। इंस्पेक्टर को मुलाकात करवाने के लिए इतने पैसे चाहिए तो उतने नहीं है मेरे पास। मेहरबानी करके आप ये खाना मेरे भाई को दे देंगे?
सुबान ने इसको उस कांस्टेबल को मजबूरी बताते हुए एक टिफ़िन उसकी तरफ बढ़ाते हुए दरख्वास्त की। इसे मालूम था कि यहाँ खाने में पानी की तरह पतली दाल दी जाती है। वह खुद भी कोई बहुत ज़बरदस्त सा खाना नहीं लाया था, मगर ऐसा ज़रूर था जो कि एक वक्त कशान अच्छे से खा ले। पिछली दफ़ा भी वो जो खाना कशान के लिए लाया था, इंस्पेक्टर ने उसे टिफ़िन लेकर उसे चलता कर दिया था, ये कह कर के ये खाना तुम्हारे भाई तक पहुँचा दिया जाएगा। तुम अभी थोड़ी देर सब्र करो, हमारे बड़े साही बातें होंगे। इनको अपना मसला बताओ, वो भले आदमी है, तुम्हारी मदद करेंगे। वो कांस्टेबल भी सुबान को भला आदमी महसूस हुआ। जब इसकी बात मानकर सुबान बड़े साहिब का इंतज़ार करने लगा। सर प्लीज़ मेरी एक बात सुनने में आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर 2 घंटे से बैठकर। बहरोज़ का ऑफिशियली काम से सेंट्रल जेल में आना हुआ था। काम निपटाकर जब वो वापस आने लगा तो सुबान उसके पास आया और बहुत मौजमाना अंदाज में गुजारिश करने लगा। बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? बहरोज़ ने अपने सामने खड़े 13 साला बच्चे को देखा। आम कपड़े उसके गुर्बत की निशानदेही ज़रूर कर रहे थे, मगर बात करने के अंदाज से वो पढ़ा लिखा और तमीज़दार लग रहा था। सर मैं यहाँ अपने भाई से मुलाकात करने आया हूँ, मगर सब इंस्पेक्टर अलीम को जितनी रकम दरकार है मुलाकात कराने के लिए उतने पैसे मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मुझे मेरे भाई से मुलाकात करवा दें। सुबान ने बहुत उम्मीद भरे लहजे में बहरोज़ के आगे अपनी मुद्दा बयान की। इंस्पेक्टर अलीम को बोलो, डीएसपी बहरोज़ ने कहा है इस बच्चे को उसके भाई से मुलाकात करा दी जाए, बगैर किसी खर्चा पाने के। गेट पर खड़े सिपाही से बहरोज़ मुखातिब हुआ। मेहरबानी है सर, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबान ने आजाना अंदाज बनाते हुए बहरोज़ से कहा, तुम अपने भाई से मुलाकात करके आओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। बहरोज़ को उस बच्चे के अखलाक ने मुतासिर किया तो वो मुस्कुराता हुआ सुबान से बोला, जी सर मैं 10 मिनट में आता हूँ। सुबान हाथ में टिफ़िन लिए खुश होकर काशी से मिलने गया। गाड़ी में बैठो, बहरोज़ साहब इंतज़ार कर रहे हैं। सुबान काशी से मिलकर आया तो गाड़ी का ड्राइवर उसके पास आकर बोला। सुबान गाड़ी में बैठ गया जहाँ पहले से ही बहरोज़ बैठा हुआ था। मिल लिए अपने भाई से? सुबान के बैठते ही बहरोज़ ने उससे पूछा। जी सर, अल्लाह के करम से आपकी मेहरबानी से मैं मिल लिया अपने भाई से। सुबान ने मुस्कुरा कर कहा। वो आज खुश था, बहुत दिनों बाद काशी को देखा था। अपने साथ लाया हुआ खाना उसको थमाया। मालूम नहीं वो 2 दफ़ा खाना से भिजवाया था, वो मिला भी था या नहीं। कल उसने 2 वक्त दिहाड़ी लगाकर कुछ पैसे जमा किए थे। इन पैसों में से आधे उसने काशी को दिए, क्योंकि जेल में ही कैंटीन मौजूद थी जहाँ पैसों से थोड़ा ढंग का खाना खाया जा सकता था। ये लाइब्रेरी में पैसे देकर 3 घंटे के लिए किताब लेकर पढ़ सकते थे। यकीनन वो पैसे काशी के काम आते। कितना बड़ा है तुम्हारा भाई? किस जुर्म में जेल गया है वो? बहरोज़ ने इससे पहले ड्रेस मालूम करके गाड़ी उसके घर की तरफ मड़वाई, फिर उसके भाई के मुतालिक पूछने लगा। सुबान ने थोड़ा हिचकिचाकर अपनी पूरी कहानी बहरोज़ को सुनाई। कैसे उसका बाप जुए की लत में घर में पैसे नहीं देता, लड़ता झगड़ता, कैसे काशी ने उसके बाप को मारा। सुबान की कहानी सुनकर बहरोज़ को उस पर नहीं बल्कि किशान पर भी तरस आया। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? बहरोज़ ने उसकी कहानी सुनने के दौरान ही उसके हाथ देखे थे, जहाँ हथेलियों पर जा बजा छाले बने हुए थे। ये तो कल मैंने वजनदार बोरियां उठा ली थी जिससे हाथों पर छाले बन गए। सुबान ने अपने हाथ छुपाते हुए बहरोज़ को बताया। क्यों किया तुमने ये काम? पढ़ाई नहीं करते अब? बहरोज़ को दुख हुआ। जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी होता है। पढ़ाई करूँगा तो कमाऊँगा कबर, अगर कुछ कमाऊँगा नहीं तो खाऊँगा कैसे, जीऊँगा कैसे? बेबसी के बावजूद खुदकशी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी हराम है। सुबान ने तलख हंसी हंसते हुए कहा। गाड़ी उसके मोहल्ले में रुकी। जाओ सुबान, तुम्हें जो भी ज़रूरी चीज़ें लेनी है अपने घर से वो ले आओ, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बहरोज़ ने कुछ सोचते हुए सुबान से कहा। मगर सर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं और क्यों? सुबान ने बहरोज़ की बात पर हैरत का इजहार करते हुए सवाल किया। मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ। आज से तुम मेरे पास रहोगे और वहीं पढ़ोगे। और इसके क्यों का फ़िलहाल मेरे पास भी कोई जवाब नहीं। तुम ज़रूरी सामान ले आओ, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बहरोज़ को खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ क्यों उसे इस बच्चे पर तरस आया और हमदर्दी महसूस हुई। उसने फैसला कर लिया वो उसे अपने घर में रहने के लिए जगह देगा, पढ़ा लिखाएगा। दूसरी तरफ सुबान भी हैरतज़दा होकर गाड़ी से तरह अपने घर गया। घर में था ही क्या जो वो लेकर आता? अपनी कोर्स की किताबें, चंद कपड़े, फ़ाइज़ा की तस्वीर उठाकर उसने घर को ताला लगाया। बेसाख्ता उसकी निगाह सीरत के घर के दरवाजे पर पड़ी जो बंद था। काश सीरत इस वक्त घर पर मौजूद होती, उसको बता ही देता। वो सोचता हुआ गाड़ी की तरफ चल दिया। सुबान चंद मिनट लगे ये फैसला करने में कि उसे बहरोज़ की बात मानना चाहिए। बहरोज़ उसे अच्छा और नेकसियत इंसान लगा। इस तरह वो उसके घर पर छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे तो क्या हर्ज है। शायद अपने भाई से भी हर माह मुलाकात हो जाए। सीरत से फिर कभी आकर मिल लूँगा, ये सोचते हुए सुबान कार के अंदर बैठ गया। कौन है ये बच्चा? बहरोज़। यूसरा जो हर शाम की तरह बहरोज़ का चाय पर वेट कर रही थी, बहरोज़ के साथ एक लड़के को आता देखकर पूछ बैठी। यूसरा ये सुबान है, और सुबान ये मेरी वाइफ है। सब तारुफ करवाने पर सुबान ने यूसरा को देखकर सलाम किया तो उसने सर हिलाकर इसका जवाब दिया। गुलाम बख्श, गेस्ट रूम में सुबान का सामान रख दो, आज से ये वहीं रहेगा। जाओ सुबान अपना रूम देख लो, फिर रात में खाने पर मिलते हैं। गुलाम बख्श को कहकर बहरोज़ ने सुबान को मुखातिब किया। सुबान इस बात में सर हिलाकर गुलाम बख्श के साथ चला गया। आप बता क्यों नहीं रहे बहरोज़, कौन है ये लड़का? यूसरा को तजस्सुस में देखकर बहरोज़ ने सुबान की पूरी दास्तान उसे सुनाई, जिसे सुनकर यूसरा को भी दिली तौर पर दुख हुआ।
बेचारा कितना कुछ फेस किया होगा उसने और उसके भाई ने। युसरा को भी बहरोज़ की ज़ुबानी उसकी कहानी सुनकर सुबान और कशान पर तरस आया। हाँ, दुनिया में पता नहीं ऐसे कितने और मजबूर लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ तलखियों से भरी पड़ी हैं, मगर मालूम नहीं क्यों इस बच्चे की आंखों में मुझे सच्चाई लगी। बहुत मासूम और शरीफ है ये बच्चा। दिल नहीं चाहा इसकी हकीकत जानने के बाद उसे छोड़ कर आ जाऊँ, इसलिए अपने साथ ले आया। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं मेरे फैसले से? बहरोज़ ने युसरा को देखते हुए पूछा। आपके किसी फैसले पर मुझे कभी एतराज़ हुआ है भला? बहुत अच्छा किया आपने जो सुबान को यहाँ ले आए। युसरा ने मुस्कुराकर बहरोज़ से कहा, फिर उसके लिए चाय बनाने लगी। बाबा, आज रेहान की पार्टी में मैजिक शो वाले अंकल भी आए थे जो अपनी आस्तीन से पिजन निकाल रहे थे। रनम थोड़ी देर पहले ही अपनी क्लास वालों के घर से आई थी और खाने की मेज़ पर पूरी रोदास बहरोज़ को सुना रही थी, जो कि बहरोज़ बड़े दिलजमी से सुन रहा था। उसने सुबान को रूम से आता देखा। आ जाओ सुबान, खाना लगने वाला है। बहरोज़ ने उसे खाने के टेबल पर बुलाया तो रनम का नॉन स्टॉप चलता हुआ मुंह एकदम बंद हो गया। आओ सुबान, यहाँ बैठो, क्या पसंद है तुम्हें खाने में? युसरा ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए अपनाइए से कहा। मैं आप लोगों के साथ बैठकर कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, सुबान ने फर्श की तरफ इशारा करके कहा, क्योंकि सुबान को अपनी हैसियत का अंदाज़ा था जो उसे इस घर में रहते हुए सारी उम्र याद रखनी थी। नीचे फर्श पर क्यों बैठोगे तुम? घर के फर्श हो, यहाँ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, बहरोज़ ने सुबान को देखते हुए कहा। तो सुबान चुप करके कुर्सी पर बैठ गया। एक नज़र अपने सामने बैठी छोटी सी बच्ची को देखा जिसे सब आंखों वाली कोई गुड़िया लगी। वो भी सुबान को देखे जा रही थी। सुबान ने फ़ौरन आंखें झुका ली। बाबा, ये कौन है? रनम, जो कि बड़े गौर से सुबान को देख रही थी, बहरोज़ को देखकर पूछने लगी। बेटा, ये आपका भाई है, आज से हमारे साथ रहेगा, बहरोज़ प्यार से रनम को समझाने लगा। नहीं आंटी, बस मैं बाद में और ले लूँगा, रिस्क है ज़ाया होगा। युसरा सुबान के प्लेट में चावल निकाल रही थी। सुबान की बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। चलो ठीक है, आज से यहीं रहना है तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ले लेना जो भी खाना हो। युसरा के कहने पर वह हल्का सा मुस्कुराया। ये आंटी नहीं मामा है। जब तुम मेरे भाई हो और इस घर में रहोगे तो ये आंटी कैसे होगी? ये मामा है और ये बाबा। रनम ने अपनी अकल के मुताबिक सुबान को समझाना चाहा, जिस पर वह बहरोज़ युसरा को देखने लगा, कहीं उन्हें बुरा ही ना लग जाए, मगर वो दोनों रनम की बात पर मुस्कुरा रहे थे तो उसे हैरत हुई। वैसे आइडिया बुरा नहीं है सुबान, तुम मुझे और युसरा को पापा मामा कहोगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्यों युसरा? बहरोज़ ने मुस्कुराकर सुबान से कहकर बीवी से राय लेनी चाहिए, जिस पर युसरा ने मुस्कुराकर पास बैठे सुबान के हाथ पर अपना हाथ रखते तो सुबान की आंखों में आंसू आ गए। मेरी इतनी हैसियत नहीं आप दोनों को मामा बाबा कहूँ। मैं इस घर में जो भी काम होगा कर लिया करूँगा, बस मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ ताकि अपने भाई के लिए कुछ कर सकूँ। सुबान ने आंखों में नमी को साफ करके कहा तो युसरा भी अफसरदा हो गई। सुबान, आइंदा कभी अपनी हैसियत के बारे में बात मत करना। तुम अपनी हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो, हम दोनों तुम्हें बेटे की जगह दे रहे हैं। बहरोज़ ने संजीदगी से सुबान को देखते हुए कहा। आप तो बहुत अच्छे हैं, मेरे अब्बू से तो लाख दर्जे अच्छे। सुबान को मज़ीद रोना आने लगा तो बहरोज़ चुप हो गया। माँ तो माँ होती है सुबान, इसका नेमर बदल कोई नहीं होता, मगर मैं कोशिश करूँगी तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस ना हो। युसरा ने पानी का गिलास सुबान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिससे तशक्कुर भरी नज़रों के साथ सुबान ने थाम लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, हम सब लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? रनम ने सब आंखों में हैरत समोए मासूमियत से पूछा तो बहरोज़ युसरा दोनों हंसती है। वहीं सुबान ने मुस्कुराकर रनम को देखा। उसे देखकर सुबान को हैसियत की याद आने लगी। तुम दोबारा इतनी जल्दी कैसे आ गए सोबी? कशान ने सुबान को देखकर हैरत से पूछा, क्योंकि कल ही तो वो उससे मिलकर गया था, अब तो एक माह बाद इन दोनों को मिलना नसीब होना था। अच्छा वक्त आते मालूम नहीं होता, कल मेरे साथ भी ऐसा हुआ काशी। वो जो मैंने तुम्हें बहरोज़ साहब का बताया था ना, जिनकी वजह से हम दोनों की मुलाकात हुई, वो कल मुझे अपने साथ अपने घर ले गए थे। तुम्हें मालूम है, उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाकर घर में रखा है। बहुत अच्छा बर्ताव किया है उन्होंने और उनकी बीवी ने। बहुत अच्छी तबीयत के मालिक हैं दोनों, और रनम भी बहुत अच्छी है, मासूम सी। सुबान खुशी खुशी कशान को सब बताने लगा। इतनी नवाजियों के पीछे कहीं कोई वजह तो नहीं? और अब सीरत का क्या होगा? कशान ने उसको देखते हुए संजीदगी से कहा। काशी किसी की खलूस और नियत पर ऐसे शक नहीं करते, वो दोनों मियाँ बीवी वाकई बहुत अच्छे हैं। और सीरत कहाँ से बीच में आ गई? सुबान हैरत से उसे पूछने लगा। नहीं, वो तुम कह रहे थे नरनम अच्छी है, तो भी मैंने कहा काशी की नज़रों से भला अपने भाई की पसंदीदगी कैसे छुप सकती थी, इसलिए बोला। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? रनम तो बिल्कुल बहनों की तरह लगी मुझे, और सीरत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सुबान सटपटाता हुआ अपनी सफाई देने लगा। उसे मालूम था काशी चार आंखें रखता है। चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात, शुक्र है तुमने सिर्फ रनम को ही बहन बोला। ये बताओ खाने में क्या लाए हो? कशान ने उसके हाथ में टिफ़िन देखते हुए पूछा। हाँ युसरा आंटी, मेरा मतलब है मामा ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, मगर घर का बना हुआ। अब रोज़ तुम्हें ड्राइवर खाना दे जाएगा। मैं तुमसे हर हफ्ते मिलने आऊँगा, मगर अभी मुझे जल्दी जाना है। अपने तुम्हारे लिए किताबें खरीदनी है। काशी, मैंने बाबा से बात की है, तुम यहाँ रहकर भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो और एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो। बस इसे मेरी ख्वाहिश समझो, इनकार मत करना। यहाँ रहकर तुम पढ़ो। मैं चाहता हूँ जब तुम इस चार दीवारी से बाहर निकलो तो एक अच्छे शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारो। सुबान कशान को बहुत प्यार से समझा रहा था।
अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं पढ़ लूँगा, यहाँ रह कर करूँगा भी क्या। तुम्हें ने माँ बाप मुबारक हो, बस तुम हर हफ्ते मुझसे मिलने आ जाया करो, मेरे लिए इस दुनिया में यही वाहिद रिश्ता बचा है। और अपनी मामा को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना, कशान ने टिफ़िन लेते हुए कहा। खाला सोबी दोबारा आया, कुछ मालूम हुआ इसके बारे में। सीरत ने सुभान के घर के बराबर वाले घर का दरवाज़ा खटखटाकर बड़ी उम्मीद से पूछा। अरे बावली हुई है जो रोज़ाना पूछने जाती है, बताया तो था। बड़ी सी कार में बैठकर आया था, घर पर ताला लगाकर चला गया। जो बड़ी गाड़ियों में बैठकर जाते हैं वो भला वापस आएंगे इस गंदे मोहल्ले में। खाला ने बेजारी से कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। सीरत अपना समूह लेकर जाने लगी। हफ्ता भर हो गया था उसे सुभान का मालूम करते हुए, मगर बस उसे यही मालूम हुआ था कि वो किसी के साथ बड़ी सी कार में बैठकर चला गया है, मगर वो कहाँ गया है इससे सभी लाइल्म थे। तुम बड़ी सी कार में बैठ कर गए हो तो इस सूरज को भूल गए हो ना। अब कभी ज़िंदगी में दोबारा मिलोगे तो सीरत तुम्हारी ज़रूरत पहचानने से इनकार कर देगी, तुम देखना। सीरत सुभान के घर का बंद दरवाज़ा देखकर दिल में सुभान से मुखातिब होकर कहने लगी। आज उसे और नासिर को ये घर छोड़कर जाना था। किराएदार को 4 माह से नासिर किराया नहीं दे पा रहा था, इस वजह से उसने उन्हें घर से निकाल दिया। सीरत अफसरदगी के साथ अपने घर की तरफ चल दी ताकि नासिर के साथ नई मंजिल पर रवाना हो सके। भैया आप बिजी तो नहीं हैं? सुभान यूनिवर्सिटी के इंट्रो टेस्ट की तैयारी कर रहा था, तब रैनम उसके रूम में आकर पूछा। थोड़ा बिजी तो हूँ, मगर अपनी प्यारी सी बहन के लिए वक्त निकाल सकता हूँ, बताओ क्या बात है। सुभान ने बुक बंद करते हुए 5 सालों में सुभान की शख्सियत काफ़ी निखार आ गया था। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, मगर याद आया कल तो आपका टेस्ट है ना, आप पढ़े, मैं फ्रेंड से हेल्प ले लूँगी स्कूल में। रैनम ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों ले लोगी अपनी फ्रेंड से हेल्प? भाई के होते हुए दिखाओ कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही। सुभान के कहने पर रैनम ने उसकी तरफ बुक बढ़ाई और सुभान के पास ही बैठ गई। इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है यार, ये देखो हो गई सॉल्व, आप इसको समझो। सुभान ने ना सिर्फ 5 मिनट में मसला हल कर दिया बल्कि रैनम को समझा भी दिया। उफ, 1 घंटे से बिला वजह ख़वार हो रही थी, पहले ही आपके पास आती। बाकी की प्रॉब्लम्स मैं खुद आसानी से सॉल्व कर लूँगी। रनम खुश होते हुए किताब उठाने लगी तो सुभान ने उसकी किताब पर हाथ रख दिया। अल्लाह ना करे मेरी बहन की ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता कभी कोई मसला हो तो वादा करो सबसे पहले अपने भाई को बताओगे। सुभान ने रनम को देखते हुए कहा तो रनम हंस दी। जिसका आप जैसा केयरिंग भाई हो उसकी लाइफ में भला क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बिना टेंशन के अपने टेस्ट की तैयारी करें, शाहिदा से कहकर भी कॉफ़ी भिजवाती हूँ आपके लिए। रनम को सुभान से बहुत मोहब्बत है क्योंकि वो उसके हर मसले का हल चुटकियों में निकाल देता था। खुश रहो। सुभान के कहने पर रनम बुक्स उठाती हुई बाहर निकली। इन 5 सालों में उसे काशी की तरह अजीज हो गई थी। रनम ने सुभान को भाई बुला ही नहीं बल्कि दिल से माना भी था। अपनी हर छोटी बड़ी खुशी या प्रॉब्लम वो सब सुभान से शेयर करती, उसका ख्याल रखती। इन 5 सालों में सुभान की हैसियत घर के एक फ़र्द की बजाय घर के एक अहम फ़र्द की सी हो गई थी। कोई छोटी से छोटी बात हो या बड़े से बड़ा फैसला या कोई भी मशवरा करना हो, इसमें सुभान की राय को भी अहमियत दी जाती। बहरोज़ और युसरा ने हकीकतन सुभान को अपना बेटा माना था। सुभान को कभी कभी महसूस होता था जैसे वो शुरू से ही इस फैमिली का हिस्सा हो। सुभान ने भी इन तीनों की मोहब्बतों का हक बहरोज़ और युसरा का बेटा बनकर जबकि रनम का भाई बनकर अदा किया था। बहरोज़ अपने बढ़ते हुए ओहदे के बायस अब पहले से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, इस वजह से ऐसा ऐसा सुभान ने बहरोज़ की सारी जिम्मेदारी खुद ही संभाल ली थी। अब कभी 1.5-2 साल बाद जब कभी युसरा को डिप्रेशन होता तो बहरोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो युसरा को बातों से बहलाता, उसकी केयर करता। सुभान युसरा का माँ की तरह ख्याल रखता, सारा दिन उसके पास रहता, घर के पास बने पार्क पर चले जाता। कभी डॉक्टर के पास जाना हो या रनम के एडमिशन का मसला हो या किसी दोस्त के जाना हो, घर के छोटे छोटे कामों के साथ साथ बड़े बड़े काम वो बिना किसी के कहे खुद ही खुशसलूबी से अंजाम देता। वो बहरोज़ और दूसरा के जानने वालों और दोस्तों में उनके बेटे की हैसियत से जाना जाता। इन 5 सालों में कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं आया जब वो काशी से मिलने नहीं गया हो। उसकी बुक्स का, कपड़ों का ख्याल, हत्ता कि रोज़ खाने का ख्याल रखता। सुभान बहरोज़ को अपना आइडियल मानता था, इसलिए वो आगे ज़िंदगी में बहरोज़ की तरह के ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। बहरोज़ की वजह से ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी संवरी थी बल्कि कशान को भी जेल में रहते हुए काफ़ी चीज़ों की सहूलत दी। वो बहरोज़ की कोशिशों से ही वही जेल में पड़ रहा था। काशी छोड़ इसे मर जाएगा वो, जल्दी कोई पुलिस को बुलाओ, काशी और बख्तावर में हाथापाई हो गई है। काशी छोड़ इसे वो मर जाएगा। आजिर पूरा जोर लगाकर कशान को पकड़ता हुआ पीछे हटा रहा था, मगर कशान बख्तावर की गर्दन छोड़ने को तैयार नहीं था। वो उसको मार मार कर लहूलुहान कर चुका था। आखिर आज़र की कोशिश रंग लाई और कशान को पीछे हटाने में कामयाब हुआ, मगर पीछे हटते हुए भी कशान को बख्तावर के पेट में लात रसीद करना नहीं भूला। क्या कर रहा है तू, क्या है आखिर, मुझे बता। आज उसको वहाँ से दूर लेकर जाकर पूछने लगा। मेरी माँ को गाली दी है इसने। दीवार पर मुक्का जड़कर उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो वापस मुख्तार के पास जाने लगा। रुक जा काशी, नहीं तो सजा के तौर पर अंधेरी कोठरी में रात गुजारनी पड़ेगी। और कौन से साले की गाली देने से तेरी माँ को गाली चिपक गई। आज उसको एक दफ़ा फिर पकड़ कर पीछे धकेलता हुआ बोला। अब कशान आसमान को देखता हुआ लंबे लंबे सांस लेने लगा ताकि उसके गुस्से में कमी आ जाए।
वो साला चंपू 3/4 चर्च पीने के चक्कर में अंदर आया है। इसे तेरे उससे का इल्म नहीं होगा, इसलिए भड़क गया होगा। तो से चल वहाँ बेरी के दरख्त के नीचे आ। असद काड़े के पास यहाँ पुलिस आ गई ना तो लाठी से तवाज़ा होगी तेरी। आदिल उसको वहाँ से ले जाने लगा तो कशान ने उसका हाथ झटका। मुझे नहीं जाना संध्या काड़े के पास, शक्ल से ही अजीब आदमी लगता है, पढ़ना है मुझे अपना। कशान ने आदिल को डालते हुए कहा, वैसे भी 1-2 कैदियों के अलावा जो मजबूरी में या बेकसूर हुए भी यहाँ पर सज़ा काट रहे थे, उनके अलावा किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। अरे मेरे चीते, तुझे कौन सा मिनिस्टर बनना है, पढ़ लिख कर चल ना, थोड़ी देर के लिए बाद में पढ़ लेना। आदिल उसको बहलाता हुआ वहाँ से लेके आया। वो दोनों बेरी के दरख्त के करीब पहुंचे जहाँ पर असद काड़ा एक आंख से महरूम बैठा हुआ था। वहाँ 2 और कैदी भी उसके साथ मौजूद थे। आओ भी काशी, तुम तो बैठे ही नहीं हमारे पास। असद काड़ा कशान को देखता हुआ बोला, मैं अभी भी नहीं आ रहा था, आजिद लेकर आया है मुझे। कशान ने एहसान करके बैठते हुए जवाब दिया, जिस पर असद काड़ा हंसा। भाई, यही तो अंदाज पसंद है तुम्हारा क्या बंदा, किसी को मुँह ही ना लगाए। वो कशान को देखते हुए कहने लगा, मुँह ना लगाने वाली कोई बात नहीं है, ये मेरे पढ़ने का वक्त है।